हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कीन्स का इफ़ेक्टिव डिमांड, जहां पर हम चर्चा करेंगे एग्रीगेट डिमांड स्केजुअल, एग्रीगेट सप्लाई स्केजुअल और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की। बेसिकली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो दी गई बाय J.M. कीन्स, like economics, in which we studies about the administration of scarce resources and the determination of income and employment. इफ़ेक्टिव डिमांड बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्लासिकल थ्योरी को, जो कि पिगू और मार्केट लॉ बनाने वाले मिस्टर सेस की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। 1936 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनका क्रिटिसिज्म था सेज और पिगू के लॉ को, जिन्होंने कहा था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, कि जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाती है। पर 1930 से 1933 में जब ग्रेट डिप्रेशन जैसी कंडीशन थी, जहाँ फैमिन्स और सब्सिटेंस की प्रॉब्लम होने लगी, तब रेगनर फ्रेश ने इन 1933 टू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें फर्स्ट वर्ड था माइक्रो और सेकेंड वर्ड था मैक्रो। जेम्स कीन्स 1936 में, जिन्होंने ओरिजिनेट किया इस्टेब्लिश किया मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जो कि बेसिकली ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना था। मैक्रोस मीन्स लार्ज। इनका कहना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इफ़ेक्टिव डिमांड, मीन्स कोई भी डिमांड पर सप्लाई क्रिएट नहीं होती। इफ़ेक्टिव डिमांड होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन द मार्केट लॉ, इन द लॉ ऑफ से कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, तो इसमें हम प्रोडक्ट को बनाते चले गए, पर उसकी सप्लाई कंप्लीट ना होने पर जो हास होगा, जो लॉस होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, जिसको क्रिटिसाइज़ किया था J.M. कीन्स ने, कि जब तक डिमांड इफ़ेक्टिव नहीं होगी तब तक कभी भी एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पे हम बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, जिसका कर्व सबसे पहले बनाया गया है, जिसमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम को दिखाया गया है। बेसिकली जिस तरीके से हम रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम इज़ कम्प्लीटली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे इसका स्केजुअल इसमें मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, 2 लाख लोग अगर काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर 20 करोड़ का एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम है, तो इसी तरीके से अगर हम 5 करोड़ या 5 करोड़ पीपल्स को इंट्रोड्यूस करा दें वर्क करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन रेट या एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, देन इनकम भी इंक्रीज़ होगी। इसका रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट कर्व या फर्स्ट ग्राफ में दिखाया गया। यहाँ पर द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन रिलेट्स एनी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की, जहाँ द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ आउटपुट of given out amount of employment is the expectation of proceeds which will just make it worth the while of an entrepreneur to give that employment। या हम इसे कह सकते हैं द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज़ अ स्केजुअल ऑफ
minimum amounts of proceeds required to induce the varying quantity of employment। बेसिकली इसका मीन्स ये है कि एम्प्लॉयमेंट को हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, बट एक लेवल आने के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में पहुंचता है तो सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट या हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जहाँ पर z इज़ इक्वल टू फाई n, या हम इसे लिखते हैं s इज़ इक्वल टू एफ एन। n बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ लेबर्स और नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, और s हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एक्सपेक्टेड कॉस्ट को। थर्ड हमारा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एक्सपेक्टेड सेल्स इनकम विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस पॉइंट पर ADF एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट का नाम E है, ये एक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि अभी भी कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया है, तो हम सेकंड कर्व जहाँ पर ADF1 डिमांड को और इंक्रीज़ करते हुए हम कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट करने की कोशिश करेंगे। इन द लेफ्ट हैंड साइड द कंजम्पशन फंक्शन इज शोइंग, लाइक यहाँ पर हमने ED इफेक्टिव डिमांड जो बेसिकली इक्वल होती है नेशनल इनकम के या इनकम के, जिसे हम इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली बेस्ड था फॉर लाइक हमारी इनकम ज़ीरो होने पर भी कुछ कंजम्पशन ज़रूर होता है, तो इसका एक फार्मूला C इज़ इक्वल टू C ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY, जहाँ पर B रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। यहाँ पर अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन को ज़ीरो कर दिया गया तो ऐसी कंडीशन पे बीटा इज़ इक्वल टू C बाई वाई, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, और marginal propensity of to consume is equal to in the change in consumption upon change in income. Delta y is equal to delta I into k, basically इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ रिलेशन है, जहाँ k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k का मीन इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या इज़ इक्वल टू 1/MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इस पर हमारा सेकंड वीडियो ज़रूर आएगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।